हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था और आप उस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के और सारी वीडियोस बनाइए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट को शुरू से स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसमें हम व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करेंगे। और अब हम वीडियो बाइलिंगुअल बनाएंगे, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बस स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो क्या हो पाए, यूजफुल हो पाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कि सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं या जनरली जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता क्या है। तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो लेमैन के हिसाब से लॉ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। लेकिन एक एज अ लॉ स्टूडेंट द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द डिफरेंट, क्योंकि हम इसकी टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रख करके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज की अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे लाइफ में हमारी जो लाइफ है उस लाइफ में हम पर डे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जो कि और हमको ये पता भी नहीं होता है कि हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और हम लीगली बाउंड भी हो रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में हम अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में देखें तो हम ऑनलाइन शॉपिंग को ले सकते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं से सामान परचेज करते हैं, थिंग्स को परचेज करते हैं और वो हमको डिलीवर हो जाती हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे हम ये परचेज करते हैं, हम बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस में आते हैं। वैसे ही इम्प्लाइडली है, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंटर करते हैं को यूज करते हैं, तो वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हम किसी शॉपिंग मॉल में जो कपड़े टंगे होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं, अगर हम उनको उठाते हैं तो वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक लाइफ लेमैन में है। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसकी टेक्निकलिटी को ध्यान में रख के पढ़ते हैं और एक एक स्टेप्स को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो पहले इन जनरल कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट को जनरली हम अगर एक बात बोलें तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लेकिन वो एग्रीमेंट क्या होता है कि उस एग्रीमेंट के अलावा एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी होती हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब होता है कि एक पार्टी, जो वो एग्रीमेंट है वो एक पार्टी के कंडक्ट पे डिपेंड करेगी। मतलब एक पार्टी कुछ परफॉर्म करेगा तभी दूसरी पार्टी उसके फर्दरेंस में परफॉर्म करती है। मतलब अगर मान लो कि मैंने 50,000 में एक कार खरीदी और कार का एग्रीमेंट किया, और कार में हमने एग्रीमेंट, उस कार को खरीदने के टाइम पे हमने ये एग्रीमेंट, उस कार को जो एग्रीमेंट था उसमें हमने ये डिसाइड किया कि पहले मैं उसको 50,000 रुपये पे करूँगा, तभी वो कार हमको डिलीवर करेगा। तो जब तक हम उसको पे नहीं करेंगे तब तक वो डिलीवर नहीं करेगा। दैट इज़ द म्यूचुअल प्रोमिसेज। ये म्यूचुअल प्रोमिसेज हैं, उसके बिना ये एग्रीमेंट फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। और ये जो म्यूचुअल प्रोमिसेज है ये दोनों पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज लीगली बाउंड होती है जो भी वो प्रॉमिस करते हैं। और उस प्रॉमिस को लीगली बाउंड होने के बाद वो जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि एन एग्रीमेंट इन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे तीन तरीके डिफाइंड हैं, तीन मोड्स हैं। दैट इज़ द फर्स्ट इज़ जब हम किसी एग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंटर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है या ऐसे पोजीशन में है कि उसने ऑलरेडी सारे टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर दिए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि एंटर कर सकते हैं, हम उसको परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज या तो हमको परफॉर्म करना है या तो उसको छोड़ देना है। दैट मीन्स कि आइदर वी कैन
कंटिन्यू इट और लीव इट। एंड तीसरा है एस्टॉपल्स के थ्रू, अगर हमने कोई प्रॉमिस किया है तो हम उस प्रॉमिस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, वो प्रॉमिसरी एब्स्टॉपल है। ठीक है, प्रॉमिसरी एब्स्टॉपल है। अब बात आती है कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट। वो अब बात आती है कि एग्रीमेंट क्या होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट बात कर लिया है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो एग्रीमेंट होता क्या है, तो एग्रीमेंट इज द प्रॉमिस बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज द प्रोमिसेस बिटवीन द टू पार्टीज। और ये दोनों पार्टीज क्या करती हैं, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस में आती हैं। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बाय द लॉ, वो ऑब्लिगेशन कैसे अराइज होगा, लॉ के थ्रू अराइज होता है। और इसको डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2E में। सो व्हेन एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, दैट इज एन एग्रीमेंट। सो देयर शुड बी ए कंसिडरेशन ऑल्सो। यहाँ पे क्या होगा, कंसिडरेशन भी होगा। मतलब दो पार्टीज हैं, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज आपस में प्रॉमिस करती हैं, या तो वो सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है, सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है, और वो उस प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी डिसाइड करती हैं, तो दैट कंसिडरेशन इज फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट क्या होगा, दैट विल बी द प्रॉमिस से, वो एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा एंड तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है कि वो जो एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टीज के साइड से बननी चाहिए, दोनों पार्टीज के साइड से बननी चाहिए। मतलब एग्रीमेंट इन द सेंस कि जो प्रोमिसेस हैं वो दोनों पार्टीज करेंगी। एक पार्टीज उसको अमाउंट पे करने का करेगी, कंसिडरेशन प्रोवाइड करने का, और दूसरी पार्टी उसको उस गुड्स को डिलीवर करने का। अगर हम सेल्स कोई चीज़ परचेज करते हैं तो प्राइस इज द कंसिडरेशन एंड डिलीवर ऑफ गुड्स इज द दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। तो वो दोनों पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है, और दूसरे के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो जब प्राइस एंड गुड्स हैं तो एक पार्टी जो खरीद रही है उसके लिए गुड्स, उसके लिए गुड्स इज द कंसिडरेशन, और जो बेच रहा है दैट इज द प्राइस इज द कंसिडरेशन। ओके, उस प्राइस एंड गुड्स के साथ क्या कहते हैं कि उस एग्रीमेंट में कंसेंट भी होनी चाहिए। कंसेंट मतलब दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली डिसाइड करें, दैट इज़ द मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसमें अंडर इन्फ्लुएंस, कोवर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, दैट इज़ द प्रतिफल, कंसिडरेशन इज द प्रतिफल। जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका पर्पज क्या हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो, लॉफुल होना चाहिए, और किसी भी लॉ के थ्रू उसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, दैट इज द नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ऑब्जेक्ट एंड फ्री कंसेंट। ओके, एग्जाम्पल, अगर ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को वॉच डिलीवर करेगा और बी रिटर्न में उसको क्या करेगा, 2,000 रुपये पे करेगा, सो दैट इज़ द एग्रीमेंट। बिकॉज ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट में है, ये अगेंस्ट द लॉ नहीं है, ये इनवैलिड नहीं है या प्रोहिबिटेड भी नहीं है, सो दैट इज़ द एग्रीमेंट। अब डेफिनेशन बात आती है कि अब डेफिनेशन क्या है एग्रीमेंट की। जनरली हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि वो डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। तो जब कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट होता है उसमें प्रोमिसेस होती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होगा वो, उसमें आप किस चीज़ का एग्रीमेंट करते हो, किसी चीज़ को करने का और उसको ना करने का, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, एंड द मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द टू और मोर पार्टीज। दोनों पार्टीज जो होती हैं उनके म्यूचुअल कंसेंट भी रिक्वायर होते हैं, और साथ ही साथ दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी इज डिसाइडेड बाय द सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज एंड ऑन साउंडनेस ऑफ माइंड। तो अगर कोई पार्टीज अनसाउंड माइंड है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर वो माइनर है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कर सकता। एंड माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब एन इश्यू। ओके, अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन है, तो सेक्शन 2H इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
and valid contract is every agreement which is enforceable by law is that is the contract. ओके और इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करने के लिए हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 10 है उसके सारे एसेंशियल्स को फॉलो करना पड़ता है. अगर सेक्शन 10 के अंदर के जो भी एसेंशियल्स स्पेसिफाइड किए गए हैं वैलिड एग्रीमेंट के, अगर एक भी मिसिंग है सो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और अ वैलिड एग्रीमेंट. तो सेक्शन 10 इज इम्पॉर्टेंट to make the agreement valid and to make the contract valid. अब एक इसमें एक शॉर्टकट और कह सकते हैं कि एक ट्रिक है कि हम कैसे बताएंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है. तो जनरली अगर मान लीजिए कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो जनरली हमको ये पता नहीं होता है कि हाउ व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जब हम टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे तो फर्स्ट पहले हम ऑफर करते हैं. मान लीजिए कि ए इज़ द पर्सन एंड वो बी को ऑफर कर रहा है अपनी वॉच बेचने का, राइट. तो जब वो ऑफर करेगा कि ए इज सेइंग कि आई वांट टू सेल माई वॉच, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, तो दैट इज़ द ऑफर. एंड बी इज एक्सेप्टिंग कि हाँ आई एम रेडी टू बाई योर वॉच, सो दैट इज़ द एक्सेप्टेंस. जब ये दोनों चीज़ें इन दोनों पार्टीज के बीच में हो जाएंगी तो दैट विल बी द कन्वर्टेड इनटू द प्रॉमिस. एंड वही प्रॉमिस जब ये कंसिडरेशन डिसाइड कर लेंगे तो कंसिडरेशन पहली चीज़ कि ए ने बोला कि हम वॉच बेचना चाहते हैं, बी ने बोला हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन दे हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट इज़ द कंसिडरेशन. सब जब ए बोल देगा कि हम अपनी घड़ी 2000 में बेचना चाहते हैं एंड बी बोल देगा कि हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है 2000 में, सो दैट इज़ द 2000 इज़ द कंसिडरेशन फॉर दैट प्रॉमिस. एंड जब प्रॉमिस कंसिडरेशन के साथ आएगा तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा. तो व्हेन द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट विल बी द कन्वर्टेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, दैट विल बी द कन्वर्टेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि पहला है 2 पार्टीज़, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए. दोनों पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करेंगी. वो एग्रीमेंट कभी भी अंडर इन्फ्लुएंस, कोअर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या ऐसे नहीं लिया जाएगा. दैट विल बी द फ्री कंसेंट. और फ्री कंसेंट के साथ दोनों पार्टीज़ का ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं. लीगल रिलेशन कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि लीगल रिलेशन कंटिन्यू करने का कि बोथ आर रेडी टू एंटर into to bear the all the legal obligation that will be arises by the agreement. उस एग्रीमेंट से जो भी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है उसको वो बियर करने के लिए रेडी हैं. जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, ए बी इज द फ्रेंड, और ए बोलता है कि हम अपने बर्थडे पे आई विल गिव यू अ पार्टी. सो दिस इज नॉट देयर इज नॉट अ लीगल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. लेकिन अगर ए कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ या आई एम सेलिंग माई वॉच और कार, सो देयर इज अ सेल डीड एंड दैट दीज इज क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन अपॉन बोथ द पार्टीज. सो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है, दोनों पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन में आने चाहते हैं. एंड नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी. कैपेसिटी कैसे डिसाइड हो जाती है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड. सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेक्शन 11 and 12 of Indian Contract Act. There should be a lawful consideration. Consideration I have already explained कि there is a something value. बोथ द पार्टीज़ को ये कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए. अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो उस प्रॉमिस का जो बेनिफिट्स होगा दैट इज़ कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ए पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, बी को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, दैट इज़ द कंसिडरेशन. एंड विदाउट कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा. मतलब हम ट्रैफिकिंग के लिए स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मगलिंग कि आप हमको ड्रग्स बेचोगे तो ड्रग्स इज़ नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, दैट इज़ अनलॉफुल कंसिडरेशन. ओके, एंड जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है सो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल. अब बात आती है वॉइड एग्रीमेंट. सो वॉइड एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2H ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
एंड 2H इज सेइंग कि जब एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। मतलब कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो मतलब अगर माइनर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड होता है। हम माइनर्स एग्रीमेंट लॉफुल एग्रीमेंट नहीं होता है, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो माइनर कॉन्ट्रैक्ट विल बी द वॉइड एब इनिशियो, तो वो एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है या विदाउट कंसिडरेशन है उस सिचुएशन में भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ ट्रेड, सो दैट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वॉइड एग्रीमेंट। मतलब अगर इन्फोर्सेबल नहीं है, चाहे वो जिस भी मोड में इन्फोर्सिबिलिटी अपनी खो दे, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो द वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2I, section 2I of Indian Contract Act. And Indian Contract Act define कि when an agreement enforceable by law at the option of a one party and not at the option of a other, that is the agreement is the voidable. तो voidable agreement वो होता है जो free consent के साथ ना लिया गया हो, so that agreement will be the voidable agreement. तो जैसे कि मिस्टेक है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, कोअर्शन है, सो दैट इज, अगर हम ये कोई भी एग्रीमेंट इन मोड्स के थ्रू लेते हैं या ऐसे करते हैं तो वो सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉडेबल हो जाएंगे। वॉडेबल मतलब इट विल बी डिपेंड अपॉन द पार्टीज जिसके साथ वो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस किया गया है। अगर वो उस टर्म्स पे भी रेडी हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर वो रेडी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वॉइड में, अदरवाइज वो वैलिड रहेगा। तो वॉइडेबल मतलब आइदर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वॉइड और वैलिड एट द डिजायर एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज who has suffered by the fraud, misrepresentation, under influence, coercion and mistake. Okay, and now the next is the void contract. तो void contract के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये void contract शुरू में void नहीं होता है। मतलब agreement it is defined under the section 2J of Indian Contract Act, means void contract is no remain valid, no longer remains valid। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले वैलिड था। तो पहले वैलिड का मतलब ये कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशन से राइज होते हैं जिसकी वजह से जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, अपनी वैलिडिटी खो देता है, अपनी इन्फोर्सिबिलिटी खो देता है और वो वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स द लीगल इफेक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी लैप्स, या वो ख़त्म हो जाएगा। तो लीगल इफेक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द आइदर पार्टी। तो जब कोई भी पार्टी, दोनों पार्टीज़ में से अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज अराइज हो जाते हैं कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या वो उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कन्वर्टेड कॉल्ड ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना होता है तो हमको सेक्शन 10 को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट। विदाउट अ सेक्शन 10 वी कैन नॉट इन्फोर्स और एग्रीमेंट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो बाद में और लेटर स्टेज में अपनी इन्फोर्सिबिलिटी खो देगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एज पर द सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। जैसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इम्पॉसिबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 56। उसमें दो तरीके की इम्पॉसिबिलिटी है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। तो ऐसी इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाएगी, या तो वो इनिशियल है या तो सब्सिक्वेंट है, कि जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है। अगर वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो वॉइड एब इनिशियो होता है। अगर वो सब्सिक्वेंट है मतलब बाद में अराइज हुआ है तो वो बाद में वो इन्फोर्सिबिलिटी खो देगा। जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया हो जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जैसे वो कार, अगर कार ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अपनी कार बेचेगा और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वो सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। लॉ का चेंजेस ऑफ लॉ, अगर लीगल टर्म्स चेंज हो जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो
इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया। एंड रिपुडिएशन ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, रिपुडिएशन मतलब कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन में या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या तो वॉइड होगा। एंड इसमें क्या होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टीज डिपेंड करता है जिसके साथ वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, कोअर्शन एंड मिस्टेक हुए हैं। तो वो पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो वॉइड हो जाएगा। तो यही है कि रिपुडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 31 to 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड इसमें क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स पे डिपेंड करता है। दैट इज़ द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसका सरकमस्टेंसेज ये है कि वो किसी इवेंट के हैपन होने पे ही इन्फोर्समेंट में आएगा तो हैपनिंग ऑफ इवेंट। एंड किसी ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ के ना होने पे भी हो, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो तब वो इन्फोर्समेंट में आएगा। तो उस पर अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस सिचुएशन में अगर वो इवेंट नहीं होता है या उसकी हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग पे इफेक्ट पड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक है। सो इसको क्या, ये सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था और बाद में क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ओके। सो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए द बाय बाय। और आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि हमें ये सीरीज कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर कोई नया टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली अपने नए लेक्चर्स को डिसाइड करेंगे। थैंक यू।